नेक्स्ट यूनिट है ग्राफ। ठीक है, अभी हमने किस कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एरे, जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, लीनियर के अंदर। डायनेमिक के अंदर हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है पहला था लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के अंदर दो आते हैं, ट्री एंड ग्राफ। पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ, उसके बाद हम देखेंगे ट्री। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। ग्राफ ट्रैवर्सल, फिर बेसिक एल्गोरिथम्स, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन कौन से होते हैं, उसके एल्गोरिथम होते हैं प्लेन्स और बुशेस, ये हम देखेंगे। फिर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम होता है डिजास्टर एल्गोरिथम, और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है फ्लोयड-वॉरशार्ड एल्गोरिथम। लास्ट में हमें टॉपिक देखते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। फिर आप देखेंगे इसमें अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या समझ में आएगा कि ग्राफ क्या होता है, वर्टेक्स और एजेस क्या होती हैं, और डायरेक्टर उसके टाइप्स भी होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसमें पाथ, सर्किट, ये सब क्या होते हैं टर्म्स, ये आप समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्राफ। तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है ग्राफ की। यहाँ पे जो हमें दो डेफिनेशन दी हुई है, पहले देखते हैं अपन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलता है, अ ग्राफ G इक्वल्स टू V कॉमा E। यहाँ पे G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, V है वर्टेक्स और E को कहेंगे एजेस। A graph G equals to V comma E consists of a finite non-empty set of vertices V। नॉन एम्प्टी सेट मतलब वहां पे आप कुछ ना कुछ वर्टाइसेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेट में वैल्यू होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है मतलब वहां पे कोई नोड या वर्टेक्स होगा ही नहीं उस ग्राफ का, इसीलिए यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वर्टाइसेस का, ऑल्सो कॉल्ड नोड, इसको हम नोड भी कहते हैं वर्टाइसेस को। एंड अ फाइनाइट सेट ऑफ E of unordered pairs of distinct vertices। ई मतलब क्या होता है, एक एज कहते हैं, जो लिंक होता है ना उसको हम कहते हैं ई, ई से लिंक करते हैं। अब अगर दो वर्टेक्स हैं तो उनके बीच में कनेक्शन होगा, तो लाइन जनरेट होगी, उस लाइन को भी कह सकते हो आप एज। एज को और क्या कहते हैं, आर्क्स भी बोलते हैं या लिंक्स। ये होता है फर्स्ट डेफिनेशन। इसमें किसी को कुछ पूछना है, डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें ग्राफ का डायग्राम भी बताया था, जिसमें बहुत सारे नोड्स थे और उनके बीच में लिंक्स प्रोवाइड की थी, तो ग्राफ का एग्जांपल था। अब दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर सम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब इन नोड्स जिसके बीच में हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, और उनके बीच में हम लिंक्स के बेसिस पे हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। The interconnected objects are represented by points termed as vertices। इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आप कुछ भी जो हम इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टाइसेस। एक पॉइंट के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, या कुछ सर्कल बना के उसके अंदर आप लेबलिंग कर सकते हो उसको, उसको भी वर्टाइसेस कहेंगे। एंड द लिंक्स दैट कनेक्ट द वर्टाइसेस आर कॉल्ड एजेस। और उन वर्टाइसेस को जो लिंक कनेक्ट कर रही है उसको कहा जाएगा एजेस। ये दो डेफिनेशन है ग्राफ की, आपको जो इजी लगे आप वो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये डायग्राम है, इसको एग्जांपल समझते हैं। Formally, a graph is a pair of sets V comma E, where V is the set of vertices and E is the set of edges connecting the pair of vertices। अब एक एग्जांपल देखो, ये ग्राफ का एग्जांपल है जिसमें जो पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स कहेंगे इनको, या फिर हम नोड कह सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर लेबलिंग कर दिए A B C D E। इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं, सर्कल बना लिया, उसके अंदर भी आप नोड के नाम लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकता है, किस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन अबो ग्राफ
v इक्वल्स टू v कौन कौन सी वैल्यू है, v एक सेट बनाएगा, v मतलब एक सेट होगा वर्टाइसेस का। यहाँ पे कितने नोड्स हैं, a b c d e, इनको हम एक सेट के अंदर लिखेंगे और ये कहलाएगा v। इसी तरह से एजेस, एजेस कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, लाइन दो पॉइंट के बीच में जहाँ पे लाइन दिख रही है वो कहलाती है एजेस या लिंक। तो अब किस किस के बीच में है, एक तो ए बी के बीच में है तो यहाँ लिखा ए बी, इसी तरह से ए सी के बीच में है लिखा ए सी, फिर बी डी सी डी और डी। इज इट क्लियर? ये एजेस है, उनका एक सेट बना दिया, ठीक। और जब इन दोनों को हम कंबाइन भी लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है फिर, ग्राफ। ठीक है, जब वर्टाइस और एजेस को हम एक सेट के अंदर लिखते हैं तब उसे कहा जाता है ग्राफ। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सिंपल एग्जांपल है ग्राफ का, ठीक है। अब देन ग्राफ कैन बी, अब ग्राफ के टाइप्स भी होते हैं, बेसिकली 3 टाइप में बताए हैं। पहला है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हम कहते हैं डायग्राफ। डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा, जिसमें हम डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एजेस जो है ना उसमें एरो अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वो बन जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। इफ ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड, ठीक। अनडायरेक्टेड मतलब जिसमें कोई, ये जो डायग्राम का एग्जांपल है ये अनडायरेक्टेड, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है एजेस के, बस सिंपल आपने क्या कर दिया, बस लाइन जोड़ के बीच में, नोड्स के बीच में कोई एरो या कोई डायरेक्शन आपने प्रोवाइड नहीं किया, इसे कहेंगे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होता है मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ मतलब उसमें डायरेक्टेड भी होंगे और अनडायरेक्टेड, मतलब कुछ एजेस जिसमें डायरेक्शन दिया होगा और कुछ एजेस बिना डायरेक्शन के होंगे, उसे कहा जाएगा मिक्स्ड ग्राफ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल। देखो इसमें क्या हो रहा है, सभी एजेस में हमने एरो दिया हुआ है, एरो दिया है मतलब ये डायरेक्शन दे रहे हैं हम, किस नोड से किस नोड में मूव कर रहे हैं उसका डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं, इसे कहा जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब जैसे यहाँ डायरेक्शन दिए तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन नहीं दिए होंगे इस तरह से, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस नोड्स के बीच में एक लिंक दे रखी है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं? फिर आगे देखते हैं मिक्स्ड ग्राफ। अब मिक्स्ड ग्राफ क्या होगा, जिसमें दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन भी दिए होंगे और डायरेक्शन नहीं भी दिए होंगे, दोनों चीजें होंगी। जैसे ये डायग्राम है, कुछ एजेस में डायरेक्शन दिया हुआ है और कुछ एजेस बिना डायरेक्शन के, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्राफ। क्लियर है? एक और टाइप होता है लेबल्ड ग्राफ। देखो यहाँ पे हमने कहीं पे भी किसी भी एजेस के ऊपर हमने कुछ भी लेबलिंग नहीं करी, नोड्स में तो हमने लेबल कर रखा है, हर एक नोड में लेबल दे रखा है। जैसे इसमें लेबलिंग क्या है, ए बी सी डी अल्फाबेट्स के बेसिस पे दिया है। यहाँ पे नोड में क्या लेबल दे रखा है, 1 2 3 के बेसिस पे। यहाँ पे हमने नोड्स को तो लेबल कर रखा है, लेकिन कहीं भी इन तीनों में कहीं भी हमने एज के ऊपर कोई लेबलिंग नहीं करी है। अगर हमें उसके ऊपर कुछ लिखना होता है, जैसे ये डायग्राम, इसमें क्या होगा, हर एज के ऊपर आपने कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, ये नंबर कहलाते हैं लेवल्स। और इसी ग्राफ को कहा जाता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब कुछ ना कुछ आपने वेट प्रोवाइड कर रखा, हर एज के ऊपर आपने वेट दे रखा है। ये वेट भी हो सकता है, जैसे 1 4 5 ये मिली वेट भी दे सकते हैं। इसी लेवल्ड ग्राफ को और क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ग्राफ समझ में आ गए सभी को? पूछना इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है? सबसे पहले एंड वर्टाइसेस। एंड वर्टाइसेस मतलब जो एंड पॉइंट्स होते हैं, नोड्स जिसको हम कहते हैं, वो कहलाते हैं एंड वर्टाइसेस। एंड वर्टाइसेस ऑफ एन एज आर एंड पॉइंट्स ऑफ द एज। जैसे ये डायग्राम देखो, ये एज है, उसके लास्ट में हमने एक नोड बनाया है बी, एंड वर्टाइस कहलाएगा। अगर यहाँ पे भी एक और नोड होता तो ए और बी दोनों एंड वर्टाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, जो भी एज है उसके एंडिंग पॉइंट में अगर कोई नोड कनेक्टेड है तो उसे कहेंगे एंड वर्टाइसेस। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा है टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम एज। अगर दो वर्टाइसेस हैं, जैसे ए और बी, अगर दोनों की एज एक ही है, दोनों एक ही एज से कनेक्टेड है, उन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस।
उन्हें क्या कहेंगे, एडजेसेंट। मतलब एडजेसेंट मतलब जो पास पास है, करीब करीब जो, जैसे ए एंड बी यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, दो नोड है और दोनों सेम एज से कनेक्टेड है, ठीक है, इसे कहेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। इस कंडीशन में ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टाइसेस। क्लियर? पूछना है इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। Outgoing edges of a vertex are directed edges that the vertex is the original. Outgoing edge क्या होती है? जो किसी नोड से बाहर की तरफ निकलती है, कोई एज अगर किसी वर्टेक्स से आउटसाइड डायरेक्शन में अगर निकलती है तो उसको बोलते हैं आउटगोइंग एज। जैसे एक नोड है ए और इससे एक बाहर की तरफ अगर एक एज निकल रही है, इसे कहेंगे हम आउटगोइंग एज। सिंपल है, जो बाहर की तरफ जा रही है उसको कहेंगे आउटगोइंग, आउटसाइड जा रही है। इसी का ऑपोजिट होता है इनकमिंग एज। इनकमिंग एज क्या होगा? जो इनसाइड आ रहा है, अगर किसी नोड के अगर इसके डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे ये ए है और एक एज है ए के साइड आ रही है, इसे कहेंगे हम इनकमिंग एज। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को? आउटगोइंग एज और इनकमिंग एज क्लियर है? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। अब डिग्री किसे कहते हैं? किसी भी वर्टेक्स में जितनी एजेस कनेक्टेड है, चाहे वो आउट डायरेक्शन में हो चाहे वो इनसाइड डायरेक्शन में हो, उसे कहेंगे हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक, डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी डिनोटेड बाय DEG, बी इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस। इंसिडेंट मतलब उस नोड से, उस वर्टेक्स से जितनी भी एजेस है, चाहे वो आउटसाइड डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे इनसाइड, तो उसे कहेंगे इंसिडेंट एजेस। जैसे ए है एक नोड और उसमें 3 एजेस जा रही है, एक तो 2 बाहर की तरफ जा रही है और एक अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे वर्टेक्स का डिग्री क्या हो जाएगा? ए की डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है, विदाउट इसमें किसी को? 3 कोई सी भी होता है, चाहे वो बाहर जा रही हो चाहे अंदर हो, तो हमें बस टोटल काउंट करना है कितनी एजेस इससे कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी? 3। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स को 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया जा सकता है, एक होगा आउट डिग्री और दूसरा होगा इन डिग्री। पहला है आउट डिग्री। आउट डिग्री से क्या समझ में आता है? जो आउटसाइड जा रही है। आउट डिग्री, आउट DEGB इज द नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस। आउटगोइंग में यहाँ पे कितनी है? 1 और 2। इस कंडीशन में ए का आउट डिग्री क्या होगा? कोई बताएगा? आउट डिग्री ऑफ ए सिंपल है, कोई भी नहीं बता पाएगा? 3। नहीं, 3 नहीं है। आउट डिग्री बाहर की तरफ कितनी एजेस जा रही है? सर 2। सर 2 सर, आउट एरो डिग्री 2 क्या के होगी? साइड 2 है मतलब। आउट डिग्री फिर होगी 2। तो बस ये चेक करना बाहर की साइड का। इसका ऑपोजिट होता है इन डिग्री। अब इन डिग्री क्या होगी? जो इनकमिंग एजेस है। तो अब ए नोड की इन डिग्री क्या होगी? तो बताएगा 1। 1 एक नोड आ रही है, बिल्कुल सही, एक ही सिंगल नोड है, एज आ रही है, तो इसलिए इसकी आउट इन डिग्री क्या होगी? 1। समझ में आया? आउट डिग्री और इन डिग्री। ठीक, अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी नोड्स हम काउंट करेंगे, सारी एजेस काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम आउट डिग्री पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, उस कंडीशन में हम आउटगोइंग एजेस देखेंगे। और अगर हम इन डिग्री की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? इनकमिंग एजेस को देखेंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होता है? जिसमें अगर एक वर्टेक्स से एक एज बाहर की तरफ जा रही है और वापस वो घूम के उसी नोड के अंदर आ रही है, उसे कहा जाता है सेल्फ लूप। जैसे ये इसे कहेंगे सेल्फ लूप, नोड ए से एक एज निकली और वापस कहाँ पे इंसर्ट हुई? उसी सेम वर्टेक्स ए पे। ठीक है, तो इसे कहेंगे सेल्फ लूप। Self loop is an edge which starts and end at the same vertex. डाउट इसमें किसी को? समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ जिसमें कोई सेल्फ लूप या कोई पैरेलल एजेस नहीं होती, उसे कहते हैं सिंपल लूप या सिंपल ग्राफ। जैसे हैव नो पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप। पैरेलल एजेस क्या होंगे? अगर 2 नोड हैं
इन दोनों नोड के बीच में पैरेलल एजेस हमने कनेक्ट कर दी। तो एक ए से बी की साइड जा रही है और एक बी से ए की तरफ आ रही है, तो वो पैरेलल एजेस कहलाएंगे। अगर ऐसा ग्राफ जिसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं है और ऐसा कोई भी सेल्फ लूप भी नहीं बनता, तो वो कहलाएगा सिंपल ग्राफ। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे नेक्स्ट है पाथ। अब पाथ क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे नोड्स होते हैं, उनके बीच में एजेस कनेक्टेड होती है। तो अगर हमें पर्टिकुलर एक नोड से दूसरे नोड तक के जाने का डायरेक्शन देखना है कि कितने पाथ है, पाथ मतलब उसका एक वे होगा जिसके थ्रू हम उसको कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। Path is a sequence of alternating vertices, and edges such that each successive vertex is connected by the edge. जितने भी सक्सेसिव मतलब आगे आने वाले जितने भी वर्टेक्स हैं वो कुछ ना कुछ एज से कनेक्टेड है, लिंक से कनेक्टेड है। Frequently, only the vertices are listed, especially if there are no parallel edges. जब कोई पैरेलल एज ना हो तब हम एक पाथ को बता सकते हैं कि कितने पाथ हैं। जैसे एक डायग्राम देखते हैं ये वाला, ये पहले तो ये देखो उसमें कोई पैरेलल लूप नहीं है और ना पैरेलल एज नहीं है और ना सेल्फ लूप है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा? सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब पाथ देखना है, सपोज हमें ए से एफ के बीच में पाथ निकालना। तो पाथ क्या होगा? पहले ए से हम कहाँ विजिट करेंगे? बी में, फिर बी से कहाँ विजिट करेंगे? सी, सी से ई, और लास्ट में ई से कहाँ पे आएंगे हम? एफ में। ठीक है, इसका पाथ होगा ए से एफ तक जाने के लिए। क्या हम बी से डी जा सकते हैं? तो बताएगा, कैन वी विजिट बी टू डी? नो सर, हमें वो सर्कुलर पाथ मतलब जो एरो की साइड है वो फॉलो करना पड़ेगा ना। करेक्ट। देखो डायरेक्टली आप बी से डी नहीं जा सकते, लेकिन बी से सी जाएंगे, सी से ई और ई से डी आ सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट आपके पास पाथ है, तो अगर बी से डी का आपको पाथ बनाना हो तो क्या लिखेंगे? बी, सी, ई और डी। ठीक है, जैसे अभी इस ग्राफ का देखते हैं हम, पाथ ए टू एफ। क्या होगा इसका पाथ? एक ही पाथ बनेगा, कोई और दो दूसरा पाथ नहीं है। P1 ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ, एक ही सिंगल पाथ बनेगा। ठीक है ना? अब अगर एक और ग्राफ देखें जिसमें डायरेक्शन बी से डी भी है और डी से ई भी है, इस कंडीशन में दो पाथ जनरेट होंगे। पहला पाथ तो यही है, ए बी सी ई एफ। दूसरा पाथ क्या बन सकता है? ए बी डी ई एफ। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, बी से डी भी एरो है और डी से ई की साइड भी डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दूसरा पाथ क्या बन जाएगा? ए बी डी ई एफ। इस ग्राफ का एक सिंगल पाथ बनेगा ए से एफ में, और इस ग्राफ में दो पाथ मिल रहे हैं ए से बी, ए से एफ जाने के लिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? डाउट? ग्राफ का पाथ कैसे चेक करते हैं? क्लियर है सभी को? ये था ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो अब ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दो तरीके होते हैं, एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। मैट्रिक्स वही जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है ना, जिसमें टेबुलर फॉर्म भी हम बोल सकते हैं उसको, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ the matrix will be symmetric along the diagonal। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसमें जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अब दूसरा, फॉर अ वेटेड ग्राफ the adjacency matrix would have the weight for edges in the graph, 0 along the diagonal and infinite every place else। तो दो टाइप के हम देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक अनडायरेक्टेड मतलब कोई उसमें डायरेक्शन नहीं है, जैसे ये। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिखा ना जी ग्राफ, जी इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एजेस बता रहे हैं कि कहाँ कितनी एजेस है। पहले तो 1 2 3 4 5 सभी में कितने वर्टेक्स हैं। ग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ये सेट ऑफ वर्टाइसेस है, कितनी वर्टाइसेस है? 5 वर्टाइसेस, 1 2 3 4 5, कॉमा दूसरा क्या लिखते हैं हम?
एजेस ई, एजेस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एजेस कौन कौन सी, एक तो 1 2 के बीच में एज है, 1 3 के बीच में है, 2 3 के बीच में है, 2 4 के बीच में है, 3 5 और 4 5। ये क्या है, सेट ऑफ एजेस, और ये क्या है, सेट ऑफ वर्टाइसेस। इतना समझ में आया। इसके लिए हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है, रिप्रेजेंट करना है इसको। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तो पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स क्या होगा, कितने बाय कितने का होगा, जितने इसमें नोड हैं उतने बाय उतने का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे कितने नोड दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। इसी इसमें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो कितनी रो होगी, 1 से लेके 5 रो। इसी तरह से कॉलम कितने होंगे, 1 से लेके 5। इतना क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, नोड उसमें मैट्रिक्स का कितनी रो कितने कॉलम होंगे, जितने नोड्स हैं उतनी रोज एंड सेम उतने ही कॉलम होंगे। ठीक, अब हम फर्स्ट रो की बात करते हैं। पहली रो में क्या वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, पहले तो हम ये चेक करें कि क्या 1 से 1 में कोई आर्क है या एज है। अगर हम 1 से 1 की बात करें, 1 और 1 इस तरह से इन दोनों के बीच में कोई एज नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। ऐसे ही 1 से 2, अगर 1 से 2 के बीच में कोई एज है, यहाँ पे बिल्कुल है, 1 से 2 के बीच में, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह से 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में एक एज कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में किस तरह से वैल्यू आएगी 0 1 1 0 0। 1 से 4 के बीच में, देखो 1 से 4 के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट एज की बात कर रहे हैं 1 से लेके 4 के, अगर इनडायरेक्टली बात करें तो 1 से 2 और 2 से 4 के बीच में कनेक्शन है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पे क्या लिखना हमें 0। समझ में आया सभी को। इसी तरह से 1 से 5 के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट एज नहीं है, इसीलिए वहां पे क्या लिखेंगे 0। इतना क्लियर है सभी को। फर्स्ट रो की वैल्यू समझ में आई सभी को, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्लियर है, आगे बढ़े। अब सेकंड रो में बात करें। सेकंड रो में हमें क्या देखना है, 2 से 1 के बीच में, 2 से 1 के बीच में कोई एज है, बिल्कुल है। 2 और 1 के बीच में एक सिंगल एज है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। और 2 से 2 में कोई एज नहीं है 0, 2 से 2 में 1, 2 से 4 में भी डायरेक्ट एज है तो वहाँ पे 1, लेकिन 2 से 5 में कोई एज नहीं है, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे 0। ये समझ में आया। कुछ पूछना है किसी को। अब कोई मुझे बताएगा 3 से 1 के बीच में क्या आएगा, इस जगह पे क्या लिखेंगे 1 वेरी गुड। 3 से 2 यहाँ पे 1 3 3 0 3 4 0 और 3 5 1 1 1 1 0 0 1। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। इसी तरह से क्लियर। वाले में 4 से 1 में 0, ठीक, 4 से 2 में 0, सॉरी 4 से 2 में डायरेक्ट 1 4 से 2 3 0, 4 से 4 0 और 4 से 5 1, ठीक। लास्ट 5 से 1 0 0 1 1 और 0। इस तरह से ये बन गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स। किसी भी ग्राफ को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ गया आपको। अभी ये कौन सा था, अनडायरेक्टेड, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊं। सभी को समझ में आ गया। दीपक उपासे, दीपक अनम्यूट करो। ठीक है, मतलब नहीं सुन। आयुष अनम्यूट। यस सर। हाँ आयुष, तुम ये बताओ 5 और 2 में यहाँ 0 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 और 2 में यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, एक्सप्लेन करो। सर पता नहीं, मैं सुना नहीं था सर, अभी मैं बोलने वाला था, आपको समझा दी। अच्छा ठीक है, अभी म्यूट कर लो फिर से। कौन बताएगा, अंकित प्रजापति।
अनम्यूट करो। ठीक है, मतलब ये भी एब्सेंट है। आएगा गणेश। यस सर, आ गया। हाँ, तो 5 और 2 क्या 0 क्यों लिखा है, एक्सप्लेन करो। क्या सर? 5 ये वाली वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, देखो मेरा एरो दिख रहा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। हाँ 5 और 2, हाँ 0 क्यों लिखा है? सर, क्योंकि ना इसके, हाँ क्योंकि डायरेक्ट एज से मतलब कनेक्टेड नहीं है ना 5 और 2। वेरी गुड, ठीक है, म्यूट कर लो। 0 लिखा है। गौरव, गौरव गायब हो गया। पुष्पा, म्यूट करो पहले। हर्ष निगम। हेलो। हाँ हर्ष, ये बताओ 5 और 5 में 0 क्यों लिखा है यहाँ पे? सर 5 और 5 में एजेस कनेक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसलिए 0 है। ठीक है, प्रजापति कहाँ गायब हो गया तो बेटा? सर वो कनेक्शन नहीं मिला शायद। क्या कनेक्शन नहीं मिला शायद। यस सर बोलिए। ये बताओ, यहाँ पे 3 और ये वाली रो में 0 लिखा हुआ है, 0 क्यों लिखा है? 3 और 4। हाँ 3 से 4 में मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, इसलिए 0 लिखा है। ठीक है, चलो सभी लोगों को समझ में आ गया। दीपक, अब तुम्हें बता देता हूँ मैं एक बार। हमें क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स बनाना है। कितने बाय कितने का बनेगा, जितने नोड्स हैं उतने रोज और उतने कॉलम्स का बनेगा मैट्रिक्स। अब रो में एंट्री कैसे करनी है, हमें देख चेक करना है 1 से 1, मतलब 1 और 1 के बीच में डायरेक्ट कोई एज है क्या। अगर ये सेल्फ लूप यहाँ बना होता तो हम वहाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं बना, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में कोई एज है, यहाँ पे है, इसमें लिखेंगे 1। इसका ये मतलब है जहां जहां जिन वर्टेक्स के बीच में एजेस हैं हमें वहां लिखना है 1, जिनके बीच में एजेस डायरेक्ट एज नहीं है तो वहां लिखना है 0। अब समझ में आ गया दीपक? गायब भी हो गया दीपक। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें क्या है, अब ये डायरेक्टेड है, तो डायरेक्टेड है इसका। अब इसका हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन देखना है। जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम आउटसाइड कितनी एजेस जा रही हैं वो चेक करना है, इनसाइड नहीं। ठीक, जैसे आप देखो जरा, ये पहले लिखा हुआ वर्टेक्स 1 2 3 4 5 और ये है सेट ऑफ एजेस। एजेस मतलब किस, कहाँ से कहाँ डायरेक्शन में जा रही है। देखो 1 से 2 में भी जा रही हो, 2 से 1 में भी, तो इसलिए 2 सेट बनेंगे, एक 1,2 और यहाँ 2,1। इसी तरह से 1 से 3 में जा रही तो 1,3 लिखेंगे, लेकिन 3 से 1 में नहीं आ रही है, इसलिए वो चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक, अब मैट्रिक्स में आते हैं तो कितने, 5। देखो यहाँ पे पहले हम ग्राफ के अंदर, वैसे ये लिखना नहीं होता, ये तो बस एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 मिनट बचे, तो अब इसमें क्या होता है, पहले हम वर्टेक्स लिखते हैं। वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट सेट जो होता है वो एजेस का होता है। तो एजेस कौन कौन सी होगी, एक तो 1 से 2 में भी जा रही है और 2 से 1 में भी आ रही है, 1,2 और 2,1 दोनों लिखेंगे। ठीक है, अब 1,3 क्योंकि 1 से 3 में जा रही है लेकिन 3 से 1 में वापस नहीं आ रही, तो इसलिए 3,1 का ही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब क्लियर है अंकित? यस सर। तो ये सब हमने एजेस का लिख दिया। अब हम बात करते हैं कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, तो जितने नोड्स हैं उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक, वैल्यूज अब यहाँ क्या लिखना है हमें, 1 से 1 के साइड कोई एजेस निकल रही है, कोई एज नहीं है 1 से 1 के बीच में, 0। अब इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो रो है तो ये होगा सोर्स नोड और ये जो कॉलम है ये होगा डेस्टिनेशन नोड। सोर्स से डेस्टिनेशन की साइड कोई एज जा रही है क्या, तो देखो सोर्स है 1, डेस्टिनेशन है 2, तो इसमें एक एज जा रही है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 1। समझ में आया? जितनी भी रोज होती है वो सोर्स कहलाएगी और कॉलम्स कहलाएगा डेस्टिनेशन। तो 1 से 3 में एज जा रही है, आउटगोइंग एज है, 1 से 3 में एज है, कनेक्शन है, वहां पे लिखेंगे 1।
वहीं अगर हम 3 से 1 में देखें, 3 से 1, ये अब सोर्स बन जाएगा 3 और 1 बन जाएगा डेस्टिनेशन। तो 3 से 1 में कोई एज नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 0। क्लियर हुआ? बस आपको क्या देखना है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई एज कनेक्टेड है तब आप लिखेंगे 1, अदरवाइज 0। कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया कि फिर से समझाऊं पूरा? नहीं सर सर, एक बार और clear है। समझा दे। एक बार और समझा दूं। देखो पहले मैट्रिक्स कितने बाय कितने बनेगा ये हम कैसे चेक करेंगे, नोड्स पे डिपेंड करेगा, जितने नोड्स उतने रोज और जितने नोड उतने कॉलम। अब हमें क्या देखना है, ये जो रो से हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो ये कहलाएगा सोर्स नोड, और कॉलम में देखेंगे तो कॉलम कहलाएगा डेस्टिनेशन नोड। सोर्स से डेस्टिनेशन में कोई एज कनेक्टेड है क्या? यहाँ पे देखो 1 से 1 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो 0। डायगोनल तो सभी में 0 लिख देंगे आप डायरेक्टली, क्योंकि सेल्फ लूप कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट 1 से 2, तो सोर्स क्या है 1, 1 से डेस्टिनेशन क्या है 2, एज जा रही है 1 से 2 में, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। इसी तरह से इसी तरह से 1 से 3, 1 है सोर्स नोड, 3 है डेस्टिनेशन नोड। 1 से 3 में कौन सी एज जा रही है? एक जा रही है एज, तो ये है 1 लिख दिया यहाँ पे। 1 से 4 कोई एज नहीं जा रही है, कनेक्टेड ही नहीं है तो 0। इसी तरह से 1 से 5 में कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो 0। ठीक, अब आते हैं सेकंड, तो अब ये बन जाएगा सोर्स नोड। 2 से 1, 2 से 1 में जा रही है एक एज, देखो 2 से 1 में जा रही है तो इसलिए लिखेंगे 1। 2 से 2 में तो 0। 2 से 3 में कोई एज नहीं जा रही, 3 से 2 में आ रही है लेकिन 2 से 3 में कोई एज नहीं जा रही है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है ना? वहीं अगर हम 3 से 2 की बात करें, 3 ये सोर्स नोड और 2 डेस्टिनेशन नोड, तो 3 से 2 में हमने लिखा है 1। क्यों? क्योंकि 3 से 2 में एक एज कनेक्टेड है। डायरेक्शन का ध्यान रखना आपको, अनडायरेक्टेड में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डायरेक्शन अगर दिए होते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन की साइड एज निकलनी चाहिए, तब हम वहां वैल्यू लिखेंगे 1, अदरवाइज 0। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम